नमस्कार दोस्तों, संभल दंगा और बहराइच दंगा, दोनों की कड़ियों को अगर आप मिलाएँगे, तो दोनों की कड़ियाँ लगभग एक-दूसरे से जुड़ती हुई नज़र आएँगी, लगभग एक जैसी नज़र आएँगी आपको। पुलिस का एक पक्ष आपको लगभग एक जैसा मिलेगा और दूसरा घटना किस तरीके से अंजाम दी गई, हिंसा को किस तरीके से प्रायोजित किया गया, इसका भी एक एंगल आपको बहराइच और संभल का आपस में मिलता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले दोस्तों आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप देखिए। एक तरफ है संभल, दूसरी तरफ है बहराइच। अब संभल में आप देखिए चला दे, चला दे, गोली चला दे, पुलिस जो है गोली चलाने के लिए आतुर है। फिर से देखिए संभल चला दे। ये संभल यहाँ पर पुलिस कह रही है रिवॉल्वर किसकी है, ले लो। फिर पुलिस का अधिकारी कह रहा है चलाओ बे, गोली चलाओ बे, सब गोली चलाओ बे। ये पुलिस का अधिकारी यहाँ पर कहते हुए सुना जा रहा है। इस वीडियो से बिल्कुल साफ प्रतीत है कि पुलिस किस तरीके से लोगों के ऊपर संभल में जो बवाल हो रहा है, जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं, उनके ऊपर गोली चलाने के लिए या उनको रोकने के लिए किस तरीके से आगे बढ़कर कोशिश कर रही है कि गोली से, लाठी से जिस भी तरीके से हो सके इनको रोका जाए, इनको जो है रोका जाए। अब दूसरा वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, रोकने जाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, पुलिस होती ही इसलिए है कि कहीं पर कोई दंगा बवाल घटना ना हो पाए। लेकिन यही पुलिस अब वीडियो का अगला हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, यही पुलिस बहराइच में, जहाँ पर परिस्थितियाँ थोड़ा बदल जाती हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ यानी बवाल करने वाले, दंगा करने वाले लोग हिंदू पक्ष के होते हैं, वहाँ पर इसी पुलिस का रवैया कैसे बदलता है, वो हम आपको दिखाते हैं। वो हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। देखिए, ये तो हो गया संभल, अब आपको बहराइच में देखिए ये वो हिंदू पक्ष के लोग हैं, जो अभी-अभी यानी कुछ दिन पहले जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में घटना से पहले पर आए हैं यानी कि जो व्यक्ति मारा गया था बहराइच के भीतर गोपाल नाम का जो व्यक्ति मारा गया था, उस गोपाल मिश्रा शायद उसका नाम था, अगर गलत हूँ तो कमेंट में लिखिएगा। उस व्यक्ति के अंतिम जनाज़े में, अंतिम यात्रा में शामिल होकर ये लोग वापस लौट रहे हैं और इस वापस लौटने के बाद इन लोगों ने मुस्लिम इलाके में जाकर वहाँ पर शोरूम में आग लगाया, हॉस्पिटल में आग लगाई, गाड़ियाँ फूँकी, ये सब काम किया और पुलिस देखिए रास्ते में खड़ी हुई है और पुलिस इनके रास्ते में खड़ी हुई है, इन लोगों को कुछ नहीं कह रही है। देखिए, पुलिस के जवान रास्ते में खड़े हुए हैं, बहराइच खड़े दंगा में पुलिस के जवान सब रास्ते में खड़े हुए हैं और इन लोगों को नहीं टोक रहे हैं, जबकि ये लोग हथियार बंद हैं, लाठी डंडा लिए हुए हैं और तरफ लेकर हमला करते हुए जा रहे हैं। वक़्त थाना है टाइप्स में और ये लोग पुलिस की आँखों के सामने से निकल जाते हैं और ये लोग कुछ नहीं कहते हैं मतलब कुछ नहीं कहते हैं, बीच में टहल रहे हैं। दूसरी तरफ पहली तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर में संभल के भीतर पुलिस किस तरह से देखो। ये है दोस्तों, ये अंतर है। एक जगह जो बवाल करने वाले लोग हैं, वो मुस्लिम पक्ष के हैं, यानी संभल में। वहाँ पर पुलिस का रवैया बवालियों के लिए किस तरीके का है, दिखाई दे रहा है वीडियो में आपको। दूसरी जगह बहराइच होता है, जहाँ पर पुलिस के सामने लाठी डंडा लेकर लोग जा रहे हैं और इसके बाद मुस्लिम दुकानों में, उनकी गाड़ियों में आग लगाते हैं। ये अंतर दोनों जगह के बवाल में हमने आपको दिखाया और बिल्कुल साफ अंतर दिखाई दे रहा है पुलिस का रवैया बवालियों के लिए। जब बवाली मुसलमान होता है, तब कैसा होता है और जब बवाली हिंदू होता है, तब कैसा होता है। अब इन सब के बीच एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए कि जब वकील साहब कोर्ट पहुँचे और उन्होंने कहा कि योर ऑनर वहाँ मस्जिद के नीचे जो है हिंदू मंदिर
दबा हुआ है और उसको हमको निकालना है, फलाना-ढिमकाना जो भी उन्होंने कहा। तो ताबड़तोड़ उसी दिन 19 तारीख को ही एक्शन हो गया और शाम तक सारा कुछ सर्वे-वर्वे का काम शुरू हो गया, सर्वे हो गया। अब ये आदित्य सिंह नाम है जो जज साहब थे, उनका नाम आदित्य सिंह है, संभल के चंदौसी में तैनात हैं, सिविल जज सीनियर डिवीज़न आदित्य सिंह, ये है इनका पूरा परिचय। ये मुज़फ्फरनगर के रहने वाले हैं, नाम फिर से गौर करिएगा आदित्य सिंह नाम है। ये जून 2018 में उत्तर प्रदेश की जुडिशियल सर्विसेज में इनका चयन हुआ था। 18 नवंबर 2023 को ही आदित्य कुमार सिंह मजिस्ट्रेट सिविल जज डिवीज़न सीनियर डिवीज़न के पद पर इनका प्रमोशन हुआ। 2018 में न्यायिक सेवा चयन के बाद आदित्य सिंह को पहली पोस्टिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट सहारनपुर के तौर पर मिली। फिर 2019 को आदित्य सिंह सिविल जज जूनियर डिवीज़न सहारनपुर बने। अप्रैल 2019 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए गए। सहारनपुर में तैनाती के दौरान दौरान आदित्य सिंह देवबंद के भी एडिशनल सिविल जज रहे। जुलाई 2022 में आदित्य सिंह का तबादला बिजनौर की चांदपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन में कर दिया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन में प्रमोशन हुआ तो 21 नवंबर 2023 को आदित्य सिंह संभल के चंदौसी के सिविल जज बनाए गए। तो मसला कहने का मामला ये है कि आदित्य सिंह साहब जो हैं जज साहब इनका इनका जो है इनका करियर काफ़ी अच्छा रहा है, प्रमोशन तुरंत-तुरंत इनके अच्छे-अच्छे होते चले गए हैं। अब आदित्य सिंह साहब को अब हालाँकि जज हैं, जजों के निर्णय पर कोई उँगली नहीं उठा सकता, प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। लेकिन इस देश में दोस्तों जब से चंद्रचूड़ साहब ने अपने कार्यकाल में इस देश में कानून की देवी की आँख से पट्टी हटाई है, तब से ये माना जाने लगा कि जजों को दिखाई देता है, सुनाई देता है, कानून अंधा नहीं होता है। लेकिन उसी देश में जज साहब आदित्य सिंह साहब को ये समझ में नहीं आया कि भारत देश में ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद के जो मसले हैं, वो काफ़ी संवेदनशील मसले होते हैं। इन मसलों पर निर्णय देते समय इतनी जल्दबाज़ी दिखाने की आवश्यकता नहीं थी। रुक लेते, समय ले लेते, समय के बाद जो है देख लेते कि भाई कैसे-कैसे प्रोसेस किया जा सकता है। ये है आपके सामने मस्जिद, ये हैं जज आदित्य सिंह जी, इनकी फ़ोटो आपके सामने सामने दिखाई दे रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा समझ-बूझ कर निर्णय लिया जाता, अगर पुलिस पहले से तैनात की जाती, अगर अगर वहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतज़ामात कर लिए जाते क्योंकि भारत एक धार्मिक देश है, धर्म यहाँ लोगों की रगों में बहता है। तो इस बात का अंदेशा तो पुलिस को भी, जज साहब को भी, वकील को भी, सबको इस बात का अंदेशा रहा होगा कि अगर हम मंदिर मस्जिद के भीतर मंदिर खोजने जाएँगे, वहाँ पर सर्वे करेंगे वज़ू खाने का पानी बाहर निकालेंगे, तो लोग इसका विरोध करेंगे। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर आप किसी के खेत में मटर की फलियाँ तक तोड़ लीजिए, तो भी वो किसान विरोध करता है। अगर किसी के पेड़ से अमरूद तक तोड़िए, तो भी वो विरोध करता है। आम के खेतों में अग आम के बाग में अगर आप आम तोड़ लीजिए, तो भी किसान आपको टोकता है। तो ये तो किसान की बात हो गई, तो यहाँ तो धर्म की बात थी। यहाँ मस्जिद के भीतर जाकर मंदिर खोजा जा रहा था, वज़ू खाने का पानी निकाला जा रहा था। तो इसका एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए था, जो कि नहीं चला गया और इसीलिए मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सिस्टम ने मिलकर 5 मुसलमानों की हत्या कर दी है। ये पहले नईम हैं, इनकी उम्र 30 साल है और कोटगरवी जगह है, वहाँ के निवासी हैं। बिलाल हैं, 25 साल के हैं, हयात नगर के निवासी हैं और कैफ हैं, ये 20 साल के हैं। अयान 20 साल के हैं। उम्र पर नज़र डालिए भाई साहब, 25 साल, 30 साल, 20 साल, 20 साल, क्या उम्र है इनकी? क्या ये उस इस उम्र में गोली बंदूक चला रहे थे? क्या इनमें से सबकी अलग-अलग कहानियाँ हैं, सबका बहुत सारे लोगों को पकड़कर जेल में भी डाला गया है, ये उन लोगों की तस्वीरें हैं, हालाँकि बस में भरकर बहुत सारे लोगों को जेल ले जाया गया है, लगभग 2000 2700 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
लेकिन आप ये देखिए कि इस प्रकरण में ना डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। एसपी तो इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे वो खुद एक किसी पॉलिटिकल पक्ष का सपोर्ट ले रहे हों या सपोर्ट कर रहे हों। उनकी बयानबाज़ी से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बयान दे रहे हैं कि पॉलिटिकल उसमें मत रहिए। उसके बाद एक चीज़ और दिखाई दी कि संभल में समाजवादी पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, जो उस दिन वहाँ मौजूद ही नहीं थे। ये भी प्रकरण, ये भी मामला सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी एक बात कहते हैं कि मेरी सरकार में मैं दंगे नहीं होने देता। पिछले डेढ़ महीने में 2 दंगे 2 महीने में 2 दंगे हो गए, एक बहराइच का और एक आपके सामने अभी ये ताज़ा दंगा आपके सामने है। जब नहीं होते, तो क्या ये दंगे किसकी मिलीभगत से हो रहे हैं? ये दंगे कौन होने दे रहा है? उत्तर प्रदेश में अभी भी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, अभी भी योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस है। तो फिर ऐसा क्यों है कि अब दंगे हो रहे हैं? क्या इन दंगों के पीछे किसी और का हाथ है? क्या इन दंगों के पीछे उन लोगों का हाथ है जो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहने देना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव हो चुके हैं, कुंदरकी यहाँ से पास ही में है। कुंदरकी में जब चुनाव हो चुके हैं, बेहद मतलब मैं बहुत सरल बात आपसे कर रहा हूँ। कुंदरकी में चुनाव हो चुके हैं, चुनाव होने के बाद मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको चुनाव के बाद दंगों से कोई फ़ायदा होगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी को इन दंगों से कोई फ़ायदा होने वाला है। तो वो तीसरा कौन है, जिसको इन दंगों से फ़ायदा हो सकता है? वो तीसरा कौन है, जो इन दंगों से ये साबित कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में सीएम ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, उत्तर प्रदेश में सीएम से उत्तर प्रदेश सँभल नहीं रहा है। वो तीसरा कौन है? क्या उस तीसरे के इशारे पर उत्तर प्रदेश में ये खेल चल रहा है? और अगर उस तीसरे के इशारे पर उत्तर प्रदेश में ये खेल चल रहा है, तो मेरे पास एक अपुष्ट सूत्रों के हवाले से सूचना ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस की इस नाकामी से और इस जिले में, संभल जिले में हुए दंगे से बेहद नाराज़ और बेहद खफ़ा है। भीतर ही भीतर अधिकारियों की लंका लगाई जा रही है। इवन वो बात मैं कहना नहीं चाहता कि जिसे एक बड़े आदमी की भी लंका लगाई गई है। उत्तर प्रदेश का ये जो दंगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पूर्व नियोजित साजिशन कराया गया दंगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वरना दूसरी जगह के लोग पत्थरबाज़ी करने के लिए संभल नहीं पहुँचते, वरना नकाबपोश लोग वहाँ नहीं पहुँचते, वरना पुलिस को इससे पहले इन सब चीज़ों की जानकारी हो जाती। पुलिस से बहुत बड़ी चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं संभल के इस दंगे के बारे में? और बटोगे-कटोगे की क्रोनोलॉजी के बाद इस तरीके के दंगे होने शुरू हुए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये अभी तक प्रैक्टिकल चल रहा था या अभी तक ये थ्योरी चल रही थी बटोगे-कटोगे की? अब ये प्रैक्टिकल ज़मीन पर लाना शुरू हुआ है, ताकि 2027 तक माहौल बनाया जा सके, ये भी एक एंगल है। तो क्या सोचते हैं आप? कमेंट में ज़रूर बताइए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर सच्ची खबर दिखाएगा, बताएगा और कोशिश करेगा कि आप तक सच निर्बाध गति से पहुँच सके। इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।